क्लास 12 केमिस्ट्री का आज अंतिम वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एका कोष्ठिका में कितने जालक बिंदु होते हैं? फलक केंद्रीय घनीय में, फलक केंद्रीय चतुष्कोणीय में और अंतः केंद्रीय में। तो इसमें पूरा कितने जालक बिंदु होते हैं? जालक बिंदु का मतलब जितने कण उपस्थित होते हैं उसी को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। तो देखिए, पहला और दूसरा यानी दोनों जो आपके पहला दूसरा का प्रश्न है, दोनों को उत्तर सेम होगा। यानी फलक केंद्रीय घनीय या फलक केंद्रीय चतुष्कोणीय में जालक बिंदु 8 कोने पर 6 फलक पर, यानी कुल मिलाकर के 14 होंगे। जबकि प्रभावी कणों की संख्या निकालते हैं आगे तो आपके 4 हो जाएंगे। उसके बाद से हालांकि जो तीसरा नंबर होगा, अंतः केंद्रित में जालक बिंदु 8 कोने पर और एक केंद्र पर पूरा 9 होते हैं। और अगर अगर प्रभावी कणों की संख्या निकालेंगे तो आपके 2 होते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखा रहा है, इसमें प्रश्न संख्या 8 है। कहता है कि धात्विक और आयनिक क्रिस्टलों में समानता और विभेद के आधार पर समझाना है। दूसरा है, आयनिक ठोस कठोर और भंगुर क्यों होते हैं? तो धात्विक और आयनिक क्रिस्टलों में समानता, तो पहला आप कह सकते हैं धात्विक और आयनिक क्रिस्टलों में अंतर आयन आकर्षण बल होता है। आयनिक क्रिस्टलों में विपरीत आयन के मध्य आकर्षण बल होता है। धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों के स्वतंत्र होने के कारण धनायन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण आकर्षण बल उत्पन्न होता है, अतः इनके गलनांक ऊंच होते हैं। दोनों प्रकार के क्रिस्टल अदिश होते हैं। ये समानता। असमानता के आधार, तो पहला, आयनिक क्रिस्टल में आयन स्वतंत्र रूप में गति नहीं करते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ऐसे क्यों चालन नहीं करते हैं? ऐसा गलित या द्रव अवस्था में संभव है जब आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति कर सकता है, अतः ठोस अवस्था में भी धातु विद्युत के चालक होता है। बता सकते हैं आयनिक आबंध प्रबल होते हैं जबकि धात्विक आबंध दुर्बल होते हैं। दूसरा आपका जो दिया गया है कि जो आपके आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर क्यों होते हैं, तो आयनिक आबंध कठोर होता है क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल वैद्युत स्थिति की आकर्षण बल होता है। यही कणों के आपस में प्रबलता से बांधे रखता है। आयनिक ठोस भंगुर होते हैं, इसका कारण यह है कि उन पर बल लगाए जाने पर आयनिक परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगती है। परिणाम स्वरूप समान आवेशित आयन एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तथा प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं। इस कारण क्रिस्टल टूट जाते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर, निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। सरल घनीय में संकुलन क्षमता हम लोग निकाल चुके हैं। सरल घनीय में जो संकुलन क्षमता होता है उसका मान 52.4% होता है। अंतः केंद्रित में 68% होता है और फलक केंद्रीय में 74% होता है। आप इसको निकाल चुके हैं, कॉपी में आप देख सकते हैं। उसके बाद से आगे जो आपका प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट होता है, प्रश्न नंबर जो 11 होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन आपका कहता है कि चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की हो तो चांदी का परमाणुक द्रव्यमान निकालना। तो पहले हम लोग जब FCC लिखा है तो इसमें प्रभावी कणों की संख्या जो निकालते हैं तो 4 आ जाता है। कोरों की लंबाई जो आप देख रहे हैं 4.07 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। आयतन आप देख ही रहे हैं, हालांकि जब ए का मान दिया है तो भुजा की होता है तो निकालेंगे तो इतना आ जाएगा 6.74 × 10⁻23। तो एका कोष्ठिका का द्रव्यमान आयतन गुणे घनत्व से, तो आयतन आप देख ही रहे हैं, घनत्व 10.5 दिया गया है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं परमाणुक द्रव्यमान। तो परमाणुक लिख सकते हैं द्रव्यमान बराबर परमाणुक द्रव्यमान गुणे अवगाद्रो संख्या। तो एका कोष्ठिका का द्रव्यमान गुणे अवगाद्रो संख्या बट्टा में Z। तो द्रव्यमान देख ही रहे हैं, द्रव्यमान आपका इतना है। अवगाद्रो मान जब आप हल किए हैं पूरा तो इतना मान आ गया आपका 7.077। एका कोष्ठिका का द्रव्यमान यहाँ से जब आप हल करेंगे तब
तो आ जाएगा। और अवगाद्रो संख्या का मान आप जानते ही होंगे 6.023 × 10 के पावर 3। और एफसीसी है तो जेड का मान 4 भाग दिया जाएगा तो 106.56 ग्राम प्रति मोल आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 12 नंबर है। कहता है कि एक घनीय ठोस दो तत्व P और Q से बना है। घन के कोने पर Q परमाणु और अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थिर है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? P और Q की उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी? देखिए Q कोना पर है तो कोना पर 1/8 × 8 1 हो जाएगा। P आपका केंद्र पर है तो केंद्र का 1, तो सूत्र होगा दोनों का 1 है तो P के नीचे भी है Q के नीचे, तो PQ संयोजक संख्या निकटी परमाणु की संख्या के बराबर होता है। तो उप सहसंयोजक संख्या P और Q के परमाणु के लिए 8 हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में होता है यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम सेंटीमीटर -Q हो तो इसके परमाणु द्रव्यमान 93 U का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए। तो पहले परमाणु द्रव्यमान m का मान 93 U दिया है। माना एक कोशिका की कोर की लंबाई सेंटीमीटर में, चाहे जो भी आप मानेंगे सेंटीमीटर में हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया एका कोशिका का घनत्व आप जानते होंगे द्रव्यमान बटा आयतन। फिर आप यहाँ से एका कोशिका का अगर द्रव्यमान निकालेंगे तो परमाणु संख्या जो यहाँ पर देख रहे हैं गुणे प्रति परमाणु आयन 0 × m, या प्रति परमाणु द्रव्यमान m बराबर परमाणु द्रव्यमान बटा में अवगाद्रो संख्या, या m बराबर परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल M से अवगाद्रो के इतना और परमाणु द्रव्यमान दिया गया अवगाद्रो का इतना मान होता है। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। BCC में प्रभावी कणों की संख्या 2 होता है तो एका कोशिका का द्रव्यमान निकालेंगे 2 × m, तो 2 और m का मान जो ये टोटल आया उसको रख देंगे। एका कोशिका का आयतन AQ, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान जो आपका है टोटल आप रख देंगे। घनत्व जो आपका दिया है ये 8 दशमलव जो दिया गया है उसको लिख दिया गया है। और उसके बाद से जब आप इसको हल करेंगे, हालांकि Q है तो आप इसको हल करेंगे तो कलनी में चला जाएगा इतना। और A बराबर परमाणु त्रिज्या R बराबर पढ़ेंगे कलनी में 3/4 A का मान आप इसमें रख देंगे। हल करेंगे तो R का मान आपका 14.29 लगभग आ जाएगा। 14.29 आपका इसका आंसर आ जाएगा, दिख ही रहा है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 है। 11 कहता है 14 है। यदि अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या R हो तथा निबिड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या R हो तो स्मॉल और कैपिटल R में संबंध बताइए। तो देखिए ये अष्टफलकीय होता है तो आप कोण ABC 90 डिग्री, आप देखिए ये यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, यहीं पर आपका 90 डिग्री का कोण बना है। और कोण CAB भी 90, CAB का मतलब C है, A है, B है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण आपका बना है, 45 डिग्री का बनेगा। तो आप त्रिभुज BCA में देखिए B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, A यहाँ पर है। अगर हम लोग cos CAB ले लें यानी CAB यानी A अगर ले लें तो AB बटा यानी आधार बटा कर्ण, तो AB बटा AB बटा AC आ गया cos 45। और AB का मान आप लिखना चाहते हैं, AB का मान तो यहाँ से देखिए कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, तो कैपिटल R प्लस कैपिटल R दोनों R को आप ऐड कर देंगे। और नीचे जो आपका AC होगा ये कैपिटल R और ये आपका इतना हो जाएगा। तो cos 45 पर 2R R जोड़ देंगे और नीचे 2R प्लस स्मॉल 2R हो जाएगा। उसके बाद से आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 करने में 2 cos 45 को होता है 2R बटा 2R। उसके बाद से तीसरा गुना करेंगे तो करने में 2 पलट दिया गया है। उसके बाद से आप इसको हल करते चले जाएंगे तो स्मॉल r बराबर आपका आ जाएगा 0.414 कैपिटल R, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। 15 दिखाता है कि कापर FCC जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 3.61 × 10 के पावर -8 सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व में समानता है। तो चलिए एका कोष्ठक की कोर की लंबाई तो इतना दे दिया 3.61 × 10 के पावर -8। एका कोष्ठक का आयतन निकाल लेंगे तो कोर की लंबाई का क्यू कर देंगे तो ये क्यू बराबर 4.7046 × 10 के पावर -23। और इसमें भाई आप FCC है तो प्रभावी कणों की संख्या 4 आ जाएगा। तो कापर परमाणु के द्रव्यमान आप पढ़े होंगे, द्रव्यमान बटा अवगाद्रो संख्या, तो इससे आपका द्रव्यमान इतना निकल जाएगा। कापर क्रिस्टल का घनत्व तो द्रव्यमान बटा आयतन 8.97 × 10 के पावर
ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपको दिखाता है 16 नंबर के विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकिल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98, ऑक्सीजन 1.00 है। निकिल आयनों की कितना अंश निकिल के ऊपर 2+ और निकिल के ऊपर 3+ के रूप में विद्यमान है। तो हल जब करेंगे तो निकिल 0.98, ऑक्सीजन 1.00, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल है और N+2 और या O+-2 आयन का संगठन 98 संबंधे 100 है। ये बता देगा 98 संबंधे 100 है। निकिल आयनों में माना X Na+2 आयन है और 98 - X Na3+ आयन है। क्योंकि Na 9.8 और Na100 एक उदासीन क्रिस्टल है तो Na के ऊपर 2+ और Na के ऊपर 3+ आयनों पर उपस्थित धन आयन ऋणात्मक आवेश के बराबर होते हैं। तो x × 2 + 98 - X के ऊपर 3 × 100 × 2 पूरा हल करेंगे तो x का मान 94 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर रहता है 98 निकिल आयनों में 94 निकिल 2+ आयन और 4 निकिल 3+ आयन होते हैं। तो प्रतिशत निकिल पर 2 94/98 × 100 लगभग 96% निकिल 3, 4% आ जाएंगे निकिल 3। तो 96% निकिल 2+ ये आपके आ जाएंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि अर्धचालक क्या होते हैं। दो मुख्य अर्धचालक का वर्णन कीजिए और इनकी चालक क्रियाविधि में विभेद कीजिए। तो बता सकते हैं अर्धचालक वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है, अर्थात 10⁻⁶ से 10⁴ ओम प्रति मीटर के मध्य परास होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एम प्रकार के अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम 14वें वर्ग से संबंधित तत्वों को जब 15वें वर्ग के तत्व जैसे पी अथवा आर्सेनिक के साथ अपमिश्रित किया जाता है या 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाया जाता है तो उत्पन्न अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। चिन्ह ऋणात्मक आवेश को दर्शाता है। वर्ग 15 का तत्व 1 इलेक्ट्रॉन अधिक रखता है, यह इलेक्ट्रॉन चालक में वृद्धि करता है। पी प्रकार का अर्धचालक होता है तो वर्ग 13 के तत्व केवल 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिक्त या इलेक्ट्रॉन छिद्र कहलाते हैं। ये छिद्र क्रिस्टल में आसानी से गति कर सकते हैं जिससे विद्युत चालकता उत्पन्न होती है। जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम को वर्ग 13 के तत्व जैसे बोरान, एल्युमिनियम अथवा गैलियम के साथ अपमिश्रित किया जाता है तब चालक में वृद्धि हो जाती है। ऐसे अर्धचालक की चालकता तापमान में वृद्धि से बढ़ती है जबकि धातुओं की चालकता तापमान में वृद्धि से घटती है। ये अर्धचालक पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं जहाँ पी धनायन आवेश को प्रदर्शित करता है। उसके बाद से प्रश्न 18 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 18 है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड यानी CO2O प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कुछ कम है। क्या आप इस तत्व की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक है कि क्या। देखिए अनुपात 2:1 से कम अनुपात ये प्रदर्शित करता है कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कुछ कॉपर प्लस क्यूप्रस आयन के स्थान पर CO2+ क्यूप्रिक आयन है। विद्युत उदासीनता को रखने के लिए प्रत्येक 2 कॉपर आयन के स्थान पर एक CO2+ आयन रखा जाता है। इस व्यवस्था में एक रिक्तता उत्पन्न होती है। इस रिक्तता के कारण चालकता उत्पन्न होती है। यह पी प्रकार के अर्धचालक उत्पन्न होता है क्योंकि खाली स्थान इसमें बच जाता है। प्रश्न 19 है फेरिक ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके 3 अष्टफलकीय रिक्तता में से 2 पर फेरिक आयन होते हैं। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं कि माना कि H+ संरचना में O2- आयनों की संख्या 30 है और अष्टफलकीय रिक्तता 30 होगी। लेकिन हम लोग जानते होंगे कि अगर 2/3 भाग फेरिक आयन द्वारा ग्रहण किया गया था, फेरिक आयनों की संख्या जब निकालेंगे तो 2/3 × 30 तो 20 हो जाएगा। तो Fe2O3 इसका सूत्र होगा। 20 आया तो 2 नीचे और 30 है तो आप सबसे अनुपात 2:3 के अनुपात में आ जाएगा। चलिए प्रश्न 20 आपका कहता है निम्नलिखित को पी प्रकार या एन प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत कीजिए। तो ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है, देख लेते हैं हम लोग कि इनिडियम से डोपिंग जर्मेनियम वर्ग 14 का तत्व है और इनिडियम वर्ग 13 का तत्व है। क्लोरीन के साथ इनिडियम का डोपिंग करने पर जालक में इलेक्ट्रॉन रिक्तिका या इलेक्ट्रॉन छिद्र उत्पन्न होता है। ये पी प्रकार का अर्धचालक है। और दूसरा सिलिकॉन से डोपिंग बी, तो बी वर्ग 13 का तत्व है जबकि सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है। डोप्ड पदार्थ सामान्य इलेक्ट्रॉन संचय क्रिया विधि के द्वारा विद्युत का चालन करता है तथा एन प्रकार का अर्धचालक बनाता है।
21 प्रश्न है सोना जिसकी 0.144 नैनोमीटर फलक केंद्रीय एका कोष्ठिका में क्रिस्टलित होता है, तो इसकी कोष्ठिका की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फलक केंद्रिकीय एका कोष्ठिका के लिए ए का मान 2 कलनी में 2 आर होता है, 2 गुणे कलनी में 2 का मान 1.414 और आर का मान 0.14 नैनोमीटर होता है, गुणा करें तो 0.407 नैनोमीटर, या नैनोमीटर को आप हटाएंगे 10 के ऊपर 4.07 गुना 10 के ऊपर मान 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एका कोष्ठिका कोर की लंबाई 4.07 गुना 10 के ऊपर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट जब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर कि बैंड, आपके अगला प्रश्न आता है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक रोधी चालक और अर्धचालक में क्या अंतर है। तो आप बता सकते हैं पहला, विद्युत रोधी पदार्थों में पूरित संयोजक बैंड और आयामी उच्च रिक्त बैंड के मध्य अंतराल अधिक होता है, जबकि चालकों में पूरित ऊर्जा बैंड और आगामी उच्च रिक्त बैंड के मध्य अंतराल कम होता है। और दूसरा, चालक में अंतराल बहुत कम या दूसरे में अध्यासित होता है, जबकि अर्धचालक में कम अंतराल होता है। उचित उदाहरणों द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। स्टाटकी दोष हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रैंकल दोष, अंतरकाशी दोष और यफ केंद्र तो सब पढ़ चुके हैं। केवल हम लोग यफ केंद्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप यफ केंद्र अगर पूछता है तो आप इसको कैसे बताएंगे, तो कह सकते हैं कि यह एक नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष है। यह दोष या तो धातु परमाणु के बढ़ने से या धातु परमाणु के बढ़ से उत्पन्न हो जाता है। धातु परमाणु बढ़ने के रियायनों की कमी होती है। रियायन अंतराकाश से गायब होकर एक रिक्तता उत्पन्न करता है। यह रिक्तता इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, अतः विद्युत उदासीनता बनी रहती है। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण यफ केंद्र कहलाता है, क्योंकि इस दोष के कारण क्रिस्टल रंग उत्पन्न करता है। उदाहरण, जब सोडियम क्लोराइड लवण को गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पर जमा हो जाता है और क्लोरीन आयन लुप्त हो जाता है। सोडियम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल पर जमा हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषण करते हैं और पीले रंग का उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका है। कहता है कि एल्युमिनियम घनीय निबित संकुलन संरचना में क्रिस्टलित होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास 1 से 25 पिकोमीटर है। तो पहला कहता है कि एका कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरा कहता है कि 1.0 सेंटीमीटर की एल्युमिनियम में कितने एका कोष्ठिका होंगे। तो पहला आपका एल्युमिनियम घनीय निबित संकुलन संरचना रखता है, तो एफसीसी के समान होगा। तो ए बराबर 2 कली में 2 आर, तो ए बराबर 2 कली में 2 का मान इतना, आर का मान 125, तो 354 पिकोमीटर आ जाएगा। एका कोष्ठिका की कोर की लंबाई पूछ रहा है, तो 354 पिकोमीटर। ए क्यू बराबर 354, 10 के ऊपर -10 पिको हटाएंगे तो 3 और हल करेंगे तो इतना। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में एका कोष्ठिका तो 1/, इतना, तो इतना आपका आ जाएगा 2.25 गुना 10 के पावर 22 आपका आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपिंग किया जाए तो धनायनों की रिक्तता का सांद्रण क्या होगा। तो आप इसको बता सकते हैं कि 10⁻³ मोल प्रतिशत SR यानी स्ट्रोंटियम क्लोराइड के साथ NaCl को डोपिंग करने का अर्थ है कि 100 मोल NaCl को 10⁻³ मोल SrCl2 के साथ डोपिंग करना है। तो 1 मोल NaCl की डोपिंग होगी 10⁻³ या 500 10⁻5 मोल। प्रत्येक SR2 प्लस आयन एक धनायन रिक्तिका उत्पन्न करता है। तो अतः धनायन रिक्तिका की सांद्रता 10⁻5 मोल प्रति मोल NaCl, तो 10⁻5 गुणे अवगाद्रो संख्या 6.02 गुणे 10⁻23, तो सांद्रता आ जाएगा 6.02 गुणे 10⁻18। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 26 आपका है। निम्नलिखित को उचित उदाहरण से समझाइए। लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, फेरी चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, सब हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और कोई आपसे पूछेगा तो ये चीज़ को बता सकते हैं। इसके साथ ही ये पाठ का अंत